नमस्कार दोस्तों। तो सी लैंग्वेज की आज सेकंड क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। आप जा कर के फर्स्ट इंट्रो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको समझ में आए कि सी लैंग्वेज क्या है और फ्लो चार्ट एल्गोरिथम क्या होता है, उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें। तो सेकंड क्लास के अंदर हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कमेंट सेक्शन, हेडर फाइल्स क्या होती हैं उसके बारे में सीखेंगे, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे, और मेन एग्जीक्यूटेबल सेक्शन जो होता है वॉइड मेन, उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों सेकंड क्लास के बारे में। सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग की अगर बात करें हम, तो सी का जो प्रोग्राम बनता है हमारा वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे फर्स्ट होता है हमारे पास कमेंट सेक्शन, सेकंड होता है हमारे पास फाइल डिक्लेरेशन सेक्शन, थर्ड हमारे पास होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन, और नंबर 4 पे हमारे पास होता है एग्जीक्यूटेबल सेक्शन। तो पूरे प्रोग्राम को, सी के पूरे प्रोग्राम को इन 4 पार्ट में बनाया जाता है। अब देखते हैं ये 4 पार्ट किस किस तरीके से वर्क करते हैं। सबसे फर्स्ट अगर बात करें हम लोग कमेंट सेक्शन की, तो कमेंट, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि कमेंट, तो कमेंट से समझ में आ रहा है कि कमेंट सेक्शन कमेंट देने के लिए यूज होता है। सी जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर अगर हम अपनी मर्जी से कहीं पे डॉट भी लगाएंगे तो वहां पे एक एरर क्रिएट करेगा। तो यानी हम अपनी मर्जी से इसके अंदर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, जो प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ही लिख पाएंगे हम। तो कमेंट सेक्शन यूज होता है बेसिकली अगर आपको प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हेडर में आपको समझाना है कि प्रोग्राम किसने बनाया, कब बनाया, इसका क्या यूजेस है, या आपने कोई इक्वेशन लगाई और उसके बारे में आपको समझाना है कि ये इक्वेशन हमने किस पर्पज से यूज करी है, तो वहां पर आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका कोई वो एरर भी क्रिएट ना करे और जो यूजर या कोई डेवलपर, दूसरा डेवलपर उसको रीड कर रहा है प्रोग्राम को, तो समझ पाए कि ये हमने कंसेप्ट किस लिए यूज किया है। तो कमेंट सेक्शन कोई कंपलसरी पार्ट नहीं है, अगर हमें जरूरत है तो हम उसको यूज करते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो हम यूज नहीं करते हैं। तो कमेंट सेक्शन की अगर बात करें तो कमेंट सेक्शन 2 प्रकार से यूज होते हैं, यानी 2 तरह के कमेंट यूज होते हैं। एक तो होता है हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरा होता है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट, यानी एक से अधिक लाइन के अंदर अगर आपको कमेंट देना होता है तो आप मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट जो यूज होता है वो यूज होता है डबल स्लैश से। अगर हम कहीं पे भी डबल स्लैश लिख दें और कोई भी एनी मैसेज या कमेंट हम इसके आगे लिखते चले जाएंगे, तो ये होता है सिंगल लाइन कमेंट, यानी इसके अंदर हम एक लाइन के अंदर ही पूरे कमांड को हमें लिखना पड़ता है। और मल्टी लाइन कमेंट जो होता है हमारे पास वो होता है एक से अधिक लाइनों में लिखने के लिए, और इसमें क्या होता है कि स्टार स्लैश से स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर जो भी मैसेज लिखते हैं और स्लैश स्टार से स्टार्ट करते हैं और स्टार स्लैश पे खत्म कर देते हैं। तो इसके अंदर जो भी हम कमेंट लिखेंगे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, वो हमारे मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर आती हैं। तो यानी उसके अंदर हम बहुत सारी लाइनों के अंदर कमेंट लिख सकते हैं। तो कोई कंपलसरी पार्ट नहीं है, जरूरत है तो हम यूज करते हैं, नहीं तो नहीं यूज करते हैं। सेकंड होता है हमारे पास फाइल डिक्लेरेशन सेक्शन। अब आपने सी के अंदर सुना होगा कि हेडर फाइल्स यूज की जाती हैं। उन हेडर फाइल्स को लिखने के लिए जो जगह होती है उसको हम फाइल डिक्लेरेशन सेक्शन कह सकते हैं। अब हेडर फाइल्स होती क्या है वो देखते हैं। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? आपने देखा होगा कि सी प्रोग्राम का जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है ऐसे, हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h, है ना। इसके अलावा math.h, string.h, ctype.h, ऐसे बहुत सारी हेडर फाइल्स यूज की जाती हैं। हेडर फाइल्स होती क्या चीजें? सी के अंदर एक लाइब्रेरी है और उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस स्टोर किए हुए हैं, यानी प्री डिफाइंड फंक्शन, यानी जो सी ने पहले से बना के स्टोर किए हुए हैं।
अगर आप उन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको उसकी हेडर फाइल को प्रोग्राम के टॉप में इंक्लूड करना पड़ेगा। किस तरीके से? हैज इंक्लूड, और जो भी आपको हेडर फाइल यूज करनी है, यानी जिस फंक्शन को आपने नीचे यूज करना है उसकी हेडर फाइल का नेम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई मैथ के इक्वेशंस या मैथ के फंक्शंस आपको यूज करने हैं, लॉग, टैन, कॉस, साइन, स्क्वायर रूट वगैरह, जो भी फंक्शंस पहले से डिफाइन किए हैं सी ने, उनको अगर आप मेन पार्ट के अंदर यूज करना चाहते हो तो पहले आपको उसका math.h यानी उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक बुक की अलमारी है और उसमें बहुत सारी बुक्स हमने रख रखी हैं। अगर हमें कोई मैथ की कुछ इक्वेशंस या कुछ फॉर्मूलेज हमें पढ़ने होंगे तो हम क्या करेंगे? उस बुक सेल में से मैथ की बुक निकालेंगे, उसके अंदर देख लेंगे। अगर हम बुक निकालेंगे ही नहीं तो क्या उन फंक्शंस को पढ़ पाएंगे? हम नहीं देख पाएंगे। सेम इस तरीके से अगर सी के अंदर आप उस प्रोग्राम के अंदर अगर उसके फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं तो पहले उसकी फाइल आपको हैज इंक्लूड करके इंक्लूड करनी पड़ेगी, जब जाके आप उसके फंक्शंस को यूज कर पाएंगे। तो इसलिए हम हेडर फाइल्स का यूज करते हैं। अब आपने देखा होगा कि 2 हेडर फाइल्स इसके अंदर कंपलसरी हैं जो कि आपको लगानी पड़ेंगी, std.h, corner.h। ये किस लिए काम आती है? ये इसके अंदर क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस होते हैं इनके अंदर। जैसे कि आपको पता है कि भाई बिना इनपुट और बिना आउटपुट के अंदर आप कोई प्रोग्राम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इनके अंदर क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस होते हैं, तो बिना इनपुट आउटपुट के कोई प्रोग्राम बनेगा नहीं, इसलिए आपको ये 2 हेडर फाइल्स लगाना जरूरी होता है। और जो इसके अलावा जो हेडर फाइल्स हैं ये ऑप्शनल हैं। अगर आपको जरूरत है तो आप यूज करेंगे, अगर जरूरत नहीं है तो यूज नहीं करेंगे। तो ये होती हैं हेडर फाइल्स। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड जो होता है हमारे पास वो होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शंस। अब वेरिएबल्स क्या 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 होते हैं? तो आइए दोस्तों समझते हैं वेरिएबल्स के बारे में। 20,000 एक वैल्यू है। ये 20,000 जो वैल्यू है ये प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टाइम यूज की जा रही है, यानी बार बार इसको यूज करना है हमें। तो हम बार बार 20,000 20,000 20,000 लिखें तो हमें डिफिकल्टी होगी, यूज करने में दिक्कत आएगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि a = 20,000। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने a नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी 20,000। अब अगर हम प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी a लिखेंगे तो वो अपने आप ही 20,000 को कॉल कर लेगा और उसका मतलब 20,000 वो यूज कर लेगा। तो इस तरीके से वेरिएबल का हम यूज करते हैं। अब वेरिएबल बनाने का तरीका क्या होता है कि वेरिएबल के अंदर पहले तो हम लिखते हैं डेटा टाइप स्पेस, फिर लिखते हैं वेरिएबल का नेम, जो भी हमें नेम देना होता है वो, और सेमीकोलन से क्लोज करते हैं। अब बात करते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा मतलब उसकी वैल्यू और टाइप मतलब उसका प्रकार। यानी अगर आपने ये a नाम का वेरिएबल बनाया तो इस a नाम के वेरिएबल के अंदर आप किस तरह की वैल्यू असाइन करेंगे? वो नंबर वैल्यू रहेगी या स्ट्रिंग वैल्यू रहेगी, कैरेक्टर वैल्यू रहेगी? तो वो हो गया वैल्यू का प्रकार यानी डेटा टाइप। तो डेटा टाइप की बात करें तो सी के अंदर या कोई भी लैंग्वेज के अंदर 2 प्रकार के डेटा टाइप यूज होते हैं। एक तो होता है न्यूमेरिक यानी नंबर वैल्यू, और एक होता है हमारे पास कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग वैल्यू। न्यूमेरिक के 2 टाइप्स होते हैं और कैरेक्टर के भी 2 टाइप्स होते हैं। न्यूमेरिक के 2 टाइप्स हो गए कौन कौन से? एक तो होता है इंटीजर और एक होता है फ्लोट। और कैरेक्टर के 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है कैरेक्टर और एक होता है स्ट्रिंग। अगर हम बात करें इंटीजर और फ्लोट का डिफरेंस क्या हो गया? इंटीजर का मतलब होता है कि नंबर वैल्यू जिसके अंदर डेसिमल नहीं आता हो वो इंटीजर होता है, और फ्लोट का मतलब होता है नंबर वैल्यू जिसके अंदर डेसिमल आता हो वो फ्लोट होता है। जैसे 12 या -12, यानी प्लस माइनस की वैल्यू हो सकती है लेकिन डेसिमल नहीं आएगा तो वो इंटीजर बोला जाएगा। और फ्लोट का मतलब ये हो गया कि नंबर वैल्यू जिसमें डेसिमल आता हो, जैसे 12.5 या -12.5, तो वो होता है फ्लोट। सी के अंदर टोटल इंटीजर के 9 टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और फ्लोट के अंदर 3 होते हैं, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। तो इसमें हम 3 तरह के डेटा टाइप्स को यूज कर पाते हैं। तो फिलहाल अगर आपको कहीं पे भी इंटीजर डेटा टाइप यूज करना तो आप यूज करेंगे ओनली इंट, INT, और अगर फ्लोट यूज करना हो तो आप ओनली यूज करेंगे फ्लोट। इसके अलावा आप बात करते हैं कैरेक्टर में 2 टाइप्स हो गए, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। तो दोनों का क्या फर्क है वो देख लेते हैं एक बार। कैरेक्टर का मतलब हो गया हमारे पास सिंगल अल्फाबेट्स यानी A B C
स्मॉल लेटर्स में हो या कैपिटल लेटर्स में हो, उनको कैरेक्टर बोला जाता है। और स्ट्रिंग का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी पूरा एक शब्द, हेलो या पूरा एक वर्ड पैराग्राफ जो भी है वो हम लिख सकते हैं, जैसे नाइस कंप्यूटर, है ना। तो स्ट्रिंग के अंदर हो गया पूरा एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, यानी पूरे एक शब्द, वर्ड, पैराग्राफ, लाइन, वो स्ट्रिंग बोला जाता है। सी के अंदर कैरेक्टर को हम सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं, यानी खाली नहीं लिख सकते, और स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोट के अंदर डालेंगे। तो ये होता है हमारे पास कैरेक्टर फॉर्मेट के अंदर। तो कैरेक्टर और स्ट्रिंग दोनों के लिए जो डेटा टाइप का यूज होता है वो यूज होता है कैर, यानी आप कैर का यूज करेंगे दोनों के अंदर ही। लेकिन दोनों को क्रिएशन के तरीके अलग अलग हैं, वो बताता हूँ मैं कैसे आपको क्रिएट करने होते हैं। अब देखते हैं कि वेरिएबल्स हम बनाते कैसे हैं। मैंने बताया कि पहले डेटा टाइप का यूज करना है, फिर वेरिएबल का नेम आप यूज करना है। तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग, 4 तरीके के वेरिएबल्स आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखते हैं। कि अगर आपको बनाना है इंटीजर टाइप का वेरिएबल, तो आप ऐसे बनाएंगे कि इंट ए, नाम आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, नाम के भी कुछ क्राइटेरिया मैं बताता हूँ कि क्या क्या होंगे। जैसे हमने बनाया इंट ए, क्लोज किया। अब इस ए के अंदर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे, यानी ये क्या बन गया आपका, ये बन गया इंटीजर। अगर आपको बनाना है फ्लोट, तो आप यूज करेंगे फ्लोट बी, और बी के अंदर आप कोई भी डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बन गया आपका फ्लोट टाइप का डेटा टाइप, मतलब वेरिएबल्स। इसके अलावा आपको बनाना है अगर स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं कैर, CAR, कैर डेटा टाइप का नेम है। और इसके बाद स्पेस दे करके इसका कोई भी वेरिएबल का नेम लिख दिया हमने, इसे एक्स। इस एक्स के अंदर आप सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जैसे ए हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया, और सिंगल कोट के अंदर लिखना है आपको। ये बन गया हमारा क्या, कैरेक्टर। अगर आपको बनाना है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, तो आप सेम यूज करेंगे कैर, यानी वेरिएबल बनाने के लिए जो डेटा टाइप यूज होगा वो कैर ही यूज होगा। आगे हमने जैसे बनाया, हमने एक वाई नाम का एक हमने बनाया वेरिएबल, और उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके बाद बड़े ब्रैकेट्स के अंदर उसकी साइज आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। यानी अब आप इसके अंदर कोई 20 अल्फाबेट्स तक का कोई वर्ड स्टोर कर सकते हैं पाई के अंदर, यानी ये बन गया हमारा स्ट्रिंग। और आप इसके अंदर जैसे y इक्वल लिख दिया हमने हेलो, और क्लोज कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास स्ट्रिंग। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वेरिएबल का जो हम नेम बना रहे हैं यहाँ पे ABXY, इस नेम को क्रिएट करने के कुछ रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला रूल ये है कि आप इस वेरिएबल नेम के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं किस चीज को, किसी अल्फाबेट को, किसी डिजिट को, या फिर अंडरस्कोर को। इसके अलावा आपको इन तीनों चीजों के अलावा कोई भी सिंबल या कोई भी अदर कैरेक्टर आपको यूज नहीं करना है, पहला। सेकंड, वेरिएबल नेम आपको डिक्लेयर करने के लिए सेकंड रूल ये है कि स्टार्ट इन ओनली अल्फाबेट, कि शुरुआत जो आप करोगे वो सिर्फ अल्फाबेट से होनी चाहिए। उसके बाद आप डिजिट या अंडरस्कोर को यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड, सी जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके अंदर कैपिटल A to Z को अलग माना जाएगा और स्मॉल a to Z को अलग माना जाएगा। यानी अगर आपने कहीं पे इंटीजर कैपिटल A बनाया है, तो आप इंटीजर स्मॉल a भी बना सकते हैं, यानी 26 कैरेक्टर ये और 26 कैरेक्टर ये, यानी अलग अलग नेम से आप बना पाएंगे। तो इन 3 रूल का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कहीं पे बनाया इंटीजर A_9, तो ये बन जाएगा। अगर आपने गलती से ये बना दिया कि इंटीजर 1_AB, तो ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहले डिजिट यूज हो गई। पहले आपको अल्फाबेट का यूज ही करना है, उसके बाद आप अंडरस्कोर यूज करें या फिर डिजिट यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बन जाएगा आपका वेरिएबल। तो इस तरीके से हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। दोस्तों ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है एग्जीक्यूटेबल सेक्शन, जो कि प्रोग्राम का मेन पार्ट होता है, नंबर 4।
एग्जीक्यूटेबल सेक्शन के अंदर क्या होता है देखते हैं। इसके अंदर हम यूज करते हैं वॉइड मेन को, वॉइड मेन ब्रैकेट ऑन ऑफ, फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और सारा प्रोग्राम लिखा जाता है इसके अंदर और लास्ट में इसको क्लोज किया जाता है। मेन, मेन क्या है दोस्तों, जिसके आगे ये ब्रैकेट ऑन और ऑफ के सिंबल यूज किए जाते हैं तो वो एक क्या होता है, वो एक फंक्शन होता है। ये मेन क्या है कि मेन एक फंक्शन है जो कि मेन के अंदर पूरा प्रोग्राम हम बनाएंगे, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और रन करता है। तो मेन एक फंक्शन है। वॉइड, इसके आगे वॉइड लगा गया है। वॉइड क्या है, एक फंक्शन के आगे इसका यूज किए करते हैं हम रिटर्न टाइप के अंदर, इसको बोलते हैं हम रिटर्न टाइप। और वॉइड का यूज किया करते हैं हम लोग नल वैल्यू के लिए, यानी ये फंक्शन अभी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं दे रहा है, इसके लिए हमने वॉइड का यूज किया गया है। दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, एग्जीक्यूटेबल सेक्शन तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका प्रॉपर प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, सिंपल से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो के अंदर कोई भी डाउट्स लगते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको करूंगा। और उसके रिलेटेड अगर वीडियो भी कोई बनाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बना के जरूर डालूंगा आपको। तो अगर आपने ये देखा, समझ में आया आपको और आगे की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमें अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें।